दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल EBS स्टडी के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव की कहानी है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के गांव के अंदर कि भारत का जो गांव था वहां पे कृषि उत्पादन की एक प्रमुख गतिविधि थी। कृषि उत्पादन की जो प्रमुख गतिविधि का मतलब ये है कि वहाँ के लोग ज़्यादातर खेती का काम किया करते थे। और उत्पादन की गतिविधियों में कुछ ऐसे काम भी आते थे, अगर हम देखेंगे, जो गैर कृषि क्रियाएं कहलाती थी। गैर कृषि क्रियाएं के अंदर हमारा हो गया जैसे दुकानदारी हो गया, उसके अलावा गाड़ी चलाना हो गया, रिक्शा चलाना हो गया, ये सारे के सारे शामिल होते हैं। अगर हम देखें तो उत्पादन का मतलब क्या होता है? उत्पादन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बनाना, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं उत्पादन। उत्पादन का संगठन, अब देखिए, अगर उत्पादन के संगठन में जैसे उत्पादन का प्रयोग ऐसी वस्तुएं और सेवाएं का करना जिन्हें हमें ज़रूरत होती है, तो उसे जैसे मान लो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसका हमें पहले उत्पादन करना होगा, तभी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उत्पादन करने के लिए हमारे पास 4 चीज़ों की चीज़ें आवश्यक हैं। तो देखिए, इसके अंदर 4 चीज़ों के अंदर अगर हम देखें तो पहली चीज़ होती है हमारे पास ज़मीन, और बाकी कुछ हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल हुआ, वन हुआ, खनिज हुआ। दूसरी चीज़ें होती हैं हमारे पास श्रम का मतलब होता है काम, जो लोग काम करेंगे। और उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनके लिए शारीरिक क्रियाओं की भी आवश्यकता होती है। अगर हम देखें तो तीसरी आवश्यकता होती है हमारे पास भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी के अंदर अगर हम देखें तो भौतिक पूंजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? भौतिक पूंजी के अंदर आते हैं जैसे औजार, मशीन। और औजार मशीनों से, जैसे औजार मशीनों में एक हो गया, जैसे एक किसान है, एक किसान हल का इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए वो उसका औजार है। मशीनों के अंदर हो गया, जैसे हम मशीनों के अंदर जनरेटर से जनरेटर हो गया, जनरेटर से बिजली जनरेट होती है। उसके बाद अगर हमारा हो गया कि टरबाइन है, कंप्यूटर है, उसके अलावा मोटर्स हैं, मोटर से पानी आना, और उसका हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो औजारों और मशीनों का हम कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही हमारा कहलाता है एक तरीके से स्थायी पूंजी। अगर हम देखें तो उसके बाद आता है हमारा कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन के लिए हमें कई कच्चे माल की ज़रूरत होती है, और जैसे अगर हम देखें तो कई प्रयोग की जाने वाले कच्चे माल के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज़ मान लो अगर आपको कपड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको धागे की ज़रूरत है। अगर एक कुम्हार को अगर कोई बर्तन बनाना है मिट्टी का, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? मिट्टी। उत्पादन के दौरान कच्चे माल को ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के हम किसी भी कच्चे माल को नहीं खरीद सकते। और यही कच्चा माल और नकद पैसा कहलाता है कार्यशील पूंजी। औजारों और मशीनों भवनों से हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। कोई भी अगर हमें सपोज़ मान लो बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमारे पास औजार होने चाहिए, मशीनें होनी चाहिए। या कोई भी चीज़ हमें उत्पादन करना है, सपोज़ मान लो अगर हमें फसल उगानी है तो फसल उगाने के लिए भी हमारे पास मशीन है, ट्रैक्टर है, जनरेटर हैं, ठीक है, और सिंचाई के लिए मशीनें हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें। चौथी आवश्यकता ये होती है अपने आप को बाज़ार में बिक्री हेतु के लिए। जैसे अगर मान लो अगर हमें बाज़ार में कोई सामान बेचना है तो उस सामान को बेचने के लिए हमें उस सामान का पहले हमें उत्पादन करना होगा। उस सामान का हमें उत्पादन करना होगा, और उत्पादन के लिए हमारे पास सबसे पहले ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन के बाद हमारे पास काम करने के लिए उसमें लोग होने चाहिए, हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे पास ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के या बिना नॉलेज के हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और इसी को आजकल हम कहते हैं मानव पूंजी। मानव पूंजी के अंदर अगर हम देखें तो मानव पूंजी का मतलब होता है कि अगर सपोज़ एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर एजुकेशन के बिना डॉक्टर नहीं बन सकता, और उसी के बाद वो जो पैसा कमाता है एक तरीके से वो भी कहलाता है मानव पूंजी। मानव पूंजी के विषय में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो पालमपुर के अंदर खेती की उत्पादन, अगर हम पालमपुर में देखें तो पालमपुर में मेन काम होता है कृषि। काम करने के लिए 75% लोग, यानी कि अगर हम देखें तो 75% लोग जो होते हैं खेती पर डिपेंड होते हैं। और वो किसान भी हो सकते हैं, वो किसान भी हो सकते हैं, या दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो खेती में काम कर रहे हैं। उनके पास पैसों के अभाव की वजह से भी कई बार उन्हें खेती में काम करना पड़ता है। अगर हम देखें तो इनमें लोगों का हित खेतों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के तहत भूमि क्षेत्र में अभी तक ज़्यादा कोई विस्तार नहीं हुआ है, और उस समय तक गांव में कुछ ही बंजर ज़मीन को कृषि योग्य
भूमि में परिवर्तित किया गया था। जमीन को खेती योग्य बनाकर कृषि को उत्पादन बढ़ाने में अब कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम देखें तो पालमपुर में, जैसे पालमपुर की बात करें कहीं की भी, तो ज़मीन के मापने की इकाई, ज़मीन के मापने की इकाई की बात करें तो ज़मीन के मापने की इकाई को हम हेक्टेयर कहते हैं। और गांव में ज़मीनों को लोग अलग अलग तरीक़ों से भी मापते हैं, बीघा से भी मापते हैं, गुठा से भी नापते हैं, और भी अलग अलग टाइप की इकाइयाँ होती हैं जिसे हम कह सकते हैं ज़मीन को मापने की इकाई। जैसे अगर हम देखें कि किसी से अगर पूछा गया है कि जैसे आपका वेट कितना है, तो हम बताते हैं कि हमारा वेट 10 किलो है, 20 किलो है, तो वो जो किलो होता है वो उसकी इकाई होती है। इसलिए ज़मीन को भी हम इसी तरीके से नापते हैं, और नापने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है। अब जैसे अगर हम देखें तो क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने के कोई तरीका है? अगर मान लो कोई एक ज़मीन है और एक ही ज़मीन पर हम खेती कर रहे हैं, तो क्या उस ज़मीन पर हम अलग अलग तरीके से खेती कर सकते हैं, या इसका कोई तरीका है? तो अगर हम देखें तो जहाँ जिस तरीके की फसल उत्पन्न होती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, देखते हुए पालमपुर के उत्तर प्रदेश के हिस्से में एक गांव की तरह लगता है। पालमपुर एक ऐसा गांव, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, पर पालमपुर गांव की कहानी ऐसी है जैसे उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्सों में जो गांव होते हैं उनकी तरह। और पालमपुर में ज़्यादातर पूरे के पूरे 75% एरिया पर हम खेती करते हैं आज के। अब और अगर बात की जाए तो कोई बेकार जो है नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में वहाँ पर ज़्यादातर किसान खरीफ की फसल उगाते हैं, और खरीफ में ज़्यादातर वो ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ज्वार और बाजरा वो इसलिए उगाते हैं ताकि जो जानवर होते हैं तो उनके लिए चारे के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। और यहाँ तक कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो आलू की खेती करते हैं। सर्दी के मौसम में ज़्यादातर खेतों में वो गेहूँ उगाते हैं, और गेहूँ वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। और किसान ज़्यादातर जो और बाकी गेहूँ जो किसान होता है वो एक रायगंज की मंडी में उसे बेच देते हैं। अब बेचने के बाद वो उनसे पैसा कमाते हैं। ज़मीन के एक भाग में गन्ने की भी खेती की जाती है। अब गन्ने का आप जानते हो, गन्ने से हम चीनी और गुड़ भी बनाते हैं, और उस गुड़ से वो क्या करते हैं, व्यापारियों को बेचते हैं, और उससे कच्चे माल के रूप में, गन्ने को कच्चे माल के रूप में बेच के या गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है, जिससे वो पैसा कमाते हैं। भारत के गांव में एक उच्च स्तर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो इसके अलावा सिंचाई का मतलब आपको पता ही है कि पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। नदी के मैदानों के अलावा भी भारत क्षेत्रों में कई उच्चतम सिंचाई मौजूद है। अगर हम देश की बात करें तो देश में आज भी कुल 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है, यानी कि सिंचाई के लिए अभी भी इतने हालत ख़राब हैं। और शेष क्षेत्रों में सिंचाई ज़्यादातर वर्षा पर ही आश्रित होती है, यानी कि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी अगर हम देखें तो सिंचाई के लिए आज भी हम बारिश के ऊपर ही डिपेंड है। पालमपुर में एक साल में किसान अलग अलग फसलें उत्पन्न कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधा व्यवस्था है। पर जिस जगह व्यवस्था नहीं होगी तो उनको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। पालमपुर में बिजली हाल ही में आई थी, और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होना कितना अच्छा है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के टाइम में कोई भी काम कर पाना बहुत मुश्किल है। बिजली आने से सिंचाई की प्रणाली बदल जाती है। अगर हम देखें तो हम पानी को निकाल कर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, और लोगों ने भी देखा है कि बिजली से चलने से नलकूपों का भी अधिक क्षेत्र में हम सिंचाई कर पाए हैं। और अब हमें नॉर्मली अगर हम मोटर चलाकर भी इजीली पानी को पहुंचा सकते हैं सिंचाई के लिए। शुरुआत में नलकूप सरकार के द्वारा लगाए गए थे, और जल्द ही अब किसानों ने खुद अपने से भी नलकूप लगा रहे हैं। और नलकूप आपको पता ही है जो सिंचाई के लिए होता है। अगर हम देखें तो एक साल में ज़मीन में एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। अब बहुविध फसल प्रणाली का मतलब ये है, सपोज़ मान लीजिए यह आपका एक खेत है, इस खेत के अंदर आपने गेहूँ भी बोया, बाजरा भी बोया, गन्ना भी और आलू भी। अगर आपने एक साल में एक से ज़्यादा फसलें अगर बोई है तो उसी को हम एक तरीके से कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। अब पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसलें उत्पन्न करते हैं, और कई पिछले 15 सालों में तीसरी फसल के रूप में उन्होंने आलू पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में आलू का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है और आलू की डिमांड भी काफ़ी है। आलू की फसल सरल है और इजीली उग जाते हैं,
और आलू का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखें कि आप एक गांव के चारों तरफ बिखरे हुए ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं और इन पर छोटे किसान खेती करते हैं, और दूसरी तरफ गांव के आधे से ज़्यादा काफ़ी बड़े आकार के प्लांट हैं। पालमपुर में 2 किसान हैं, एक मझोले और एक बड़े किसान। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर खेती करते हैं और कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी ज़्यादा ज़मीन है। अब देखिए, आप ये देख सकते हैं, अब ये किसान है, अब ये देखिए ये किसान हैं, यहाँ पर ये सब खेती कर रहे हैं। उसके बाद ये देखो एक किसान हल चला रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये एक किसान है, कितने बड़ी ज़मीन पर खेती कर रहा है, ये भी किसान कितने बड़ी ज़मीन पर खेती कर रहा है, और यहाँ पर ये देखिए कितने सारे लोग एक ही जगह पर खेती कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो इन श्रम व्यवस्था कौन करेगा? देखो, श्रम का मतलब होता है काम, तो काम की व्यवस्था कौन करेगा? देखो, ज़मीन के बाद श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि परिश्रम का मतलब होता है काम करना। तो खेती में क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ छोटे किसान होते हैं जो अपने परिवारों के साथ साथ खेतों में खुद काम करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था हम वो खुद ही करते हैं। उसके बाद एक होता है मझोले और एक होता है बड़े किसान, जो अपने खेतों में काम करने हेतु दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। जो मझोले और बड़े किसान होते हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए क्या करते हैं, लोगों को किराए पर लगाते हैं। और खेतों में काम करने के लिए श्रमिक और भूमिहीन परिवार से ही आते हैं, यानी कि खेतों में जो बड़े किसानों के और मझोले किसानों के यहाँ पर काम करते हैं वो लोग काम करते हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती, या जिनको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरे यहाँ पर काम करना पड़ता है, या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब होती है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण बिल्कुल ही नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें मजबूरी में और कम मजदूरी में भी उन्हें काम करना पड़ता है। अगर हम देखें तो बहुत छोटे छोटे प्लांटों में खेती करने परिवारों से आते हैं, और खेतों में काम करने वाले मज़दूरों का उगाई गई फसल पर भी कोई अधिकार नहीं होता। कहने का मतलब है, दूसरों के यहाँ पर अगर वो काम करने जाते हैं, किसी सपोज़ मान लो छोटे किसान है, वो बड़े किसान के, सपोज़ ये छोटा किसान है, ये बड़े किसान के यहाँ पे खेती में काम करने गया, और जब ये बड़े किसान के यहाँ पे खेती में काम करने गया तो ये जो फसल यहाँ पर उगाएगा इसकी फसल पर कोई अधिकार नहीं होता, और पर इसकी आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से इसको यहाँ पर काम करना पड़ रहा है, और बदले में इसे डेली बेस पे काम करने का पैसा भी मिलता है। पर मजदूरी कितनी मिलती है ये कोई नहीं पता है कि जो बड़े किसान होते हैं इन्हें कितना पैसा देंगे और कितना पैसा नहीं देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो किसान के द्वारा मजदूरी जो मिलती है इसके लिए ही वो काम करते हैं। मजदूरी कभी उन्हें नगद के रूप में भी मिलती है और या फिर अनाज के रूप में भी दे सकते हैं, क्योंकि कई बार उनको पैसा भी दिया जा सकता है या काम करने के बदले में उन्हें नगद रुपया भी मिलता है और अनाज भी मिलता है। अगर इसके अंदर अगर हम देखें, जैसे अगर हम यहाँ पे कहें, देखो ये कह रहे हैं आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी 1 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी है। उसके पास अभी अभी एक हार्वेस्टर ख़रीदा है, और इन वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम मिलेगा। वर्ष में मैंने पूरे 5 महीने से कम काम किया। हमारे पास जुताई हेतु ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहराई के लिए थ्रेसर है। यहाँ एक खरपतवार और साफ़ करने के लिए कुछ और खरपतवार भी छिड़कते हैं। मुझे पड़ोसी के गांव में साहूकार को 2000 रुपये देने हैं और मैं वर्ष काल में 1000 रुपये के लिए थे, और जब खेतों में काम नहीं था तो मैं इसे किस प्रकार चलाऊंगा। इस साल मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की खोज करनी पड़ेगी और मेरी स्थिति अधिक अच्छी नहीं है, और पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते थे। इसके अलावा उन्हें काम करने के बदले भोजन भी मिलता है, और मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, फसल में से दूसरी फसल, खेत में एक से दूसरे कृषि का काम करते हैं। काम उनके लिए अलग अलग काम हो सकते हैं, जैसे बुआई करना, कटाई करना। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी बदलाव होते हैं। खेत में काम करने के लिए उन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं,
और उन्हें काम अलग अलग काम जैसे कटाई भी काम करना होता है, ठीक है। उसके अलावा बुआई भी, जुताई भी और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब पूरे साल हेतु काम पर उन्हें रखा जा सकता है। पालमपुर में जो दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक होता है, यानी कि पालमपुर में जो डेली काम करने वाले लोग होते हैं दूसरों की ज़मीन पर, तो वो वही होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती। भूमिहीन का मतलब होता है जिनके पास ज़मीनें नहीं होती। इसका तात्पर्य यह भी है लगातार वो लोग काम ढूंढते रहते हैं और सरकार के द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को हेतु एक दिन का न्यूनतम उन्हें सिर्फ 300 रुपये मिलता है। लेकिन एक डाला को सिर्फ 160 रुपये ही मिलते थे। पालमपुर में जो खेतीहर काम होते हैं, यानी कि खेतीहर श्रमिक होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कम वेतन में भी बेचारों को काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने परिवार के लिए सिर्फ एक यही चारा होता है। और डाला अपनी स्थिति के लिए एक रामकली से भी शिकायत करता है, जो कि एक खेतीहर श्रमिक है, यानी कि उसके पास भी अपनी ज़मीनें नहीं है। और डाला और रामकली दोनों ही गांव के गरीब व्यक्तियों में से एक है। तो जो क्या है, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं और बेचारे क्या करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए उन्हें दूसरी ज़मीनों पर काम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट है वो हम सेकंड क्लास के अंदर पढ़ेंगे।